हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया, स्तर या अवस्थाएं। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्वेश्चन समाजीकरण की प्रक्रिया के स्तर बताइए या सामाजिक प्रक्रिया के अवस्थाएं बताइए या फिर इसके चरण बताइए, इस तरह से पूछा जा सकता है। तीनों एक ही बातें हैं। तो हम शुरू में पार्सन्स की एक कोटेशन के आधार पर शुरुआत करेंगे। पार्सन्स ने क्या कहा था, देखिएगा आप कि बच्चा उस जैविकीय पत्थर के समान है। जैविकीय का मतलब एक जीवित पत्थर है जिसे जन्म के समय समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है। मतलब पूरे समाज को एक तालाब माना और एक व्यक्ति को एक पत्थर माना जिसको समाज के अंदर फेंका गया। मतलब जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन इस समाज रूपी तालाब में फेंक दिया गया, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है। समाजीकरण करने का मतलब विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि समाजीकरण करती है और समाज का एक अंग बन जाता है। और इस तरह से व्यक्ति है वो समाज का एक अंग बन जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया किस तरह है उस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं और इस पर कोई भी विद्वान एकमत नहीं है भी इसकी कितनी स्टेज होनी चाहिए। जैसे इसमें जो गिलिन और गिलिन है उसने इसके 3 अवस्थाएं मानी है, पार्सन्स और जॉनसन ने 4 अवस्थाएं मानी हैं, पियाजे ने 6 अवस्थाएं मानी हैं और फ्राइड ने इसके 7 अवस्थाएं मानी हैं। अब याद कैसे रखेंगे, गिलिन और गिलिन में देखो 3 शब्द हैं, 3 वर्ड्स है इसमें, तो 3 अवस्थाएं होगी। पार्सन्स और जॉनसन में 4 4 है तो इनकी 4 होगी। पियाजे और फ्राइड सीक्वेंस में 6 और 7 याद रख लेना आप। और वीडियो के अंत में हम आपसे 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब इसमें आप देखिएगा समाजीकरण के चरण हैं, वो ऊपर जो अलग अलग विद्वानों ने बताई थी उनके आधार पर हमने सामूहिक रूप से इनके चरणों को बांटा है अलग अलग में। पहली अवस्था है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था है, इसको मौखिक अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो बालक है वो अपना सुख या दुख है वो मुख के माध्यम से प्रकट करता है, वो संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से प्रकट करता है। और इसकी जो अवधि है मौखिक अवस्था की वो 1 से 1.5 वर्ष तक है, 1 से 1.5 वर्ष तक है। और जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने मौखिक अवस्था को प्राथमिक परिचय की अवस्था भी कहा है, क्योंकि इसमें बालक है वो सबसे पहले समाज के से परिचित होता है, समाज के अंदर आता है, जन्म लेता है। यह अवस्था व्यक्ति के जन्म लेते ही प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि वो बालक है वो केवल माँ से ही अनुक्रिया करता है, माँ को ही वो पहचानता है। और दूसरे जो परिवार के सदस्य है वो बालक के साथ माँ जैसा, जैसे माँ उनके साथ व्यवहार करती है बिल्कुल वैसा ही व्यवहार वो करते हैं। इसमें बालक जो ठंड लगना है या फिर गर्मी लगनी है, भूख लगनी है, प्यास लगती है, तो इन सब को वो रो कर या हंस कर दिखाता है। खुशी की बात है तो उसको हंस कर बताएगा और यदि दुख की बात है तो उसको रो कर प्रकट करेगा। परंतु इस अवस्था में वो बालक है वो बालक और माँ की भूमिकाएं वो आपस में मिली हुई नज़र आती है। और इस अवस्था में जॉनसन ने कहा है कि बच्चा है वो भूख पर नियंत्रण करना भी सीख लेता है और माँ के शारीरिक संपर्क में आने से वो सुख महसूस करता है। ये अवस्था लगभग 1.5 वर्ष में समाप्त हो जाती है। 1.5 वर्ष के पश्चात दूसरी अवस्था में हम प्रवेश करते हैं। तो दूसरी अवस्था जैसे आप देख पा रहे हैं, दूसरी अवस्था सोच अवस्था है। इसको सोच अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे को सोच करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और इससे उम्मीद की जाती है इस अवस्था में कि बच्चा अपने आप को स्वयं संभाले, अपने शरीर की साफ सफाई है वो स्वयं करे। और इस अवस्था में माँ है वो बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होती है। माता बच्चे के लिए एक साधक नेता होती है, ये बात जॉनसन ने कही थी। साधक नेता इसलिए होती है कि सभी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चा इस अवस्था में माँ पर निर्भर होता है। जो मौखिक अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तुओं को पहचानता नहीं था, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ कोई अनुक्रिया नहीं कर रहा था, परंतु इस अवस्था में वही बालक परिवार के दूसरे सदस्यों को पहचानना शुरू कर देता है, उनके साथ अनुक्रिया करना भी अंतःक्रिया और अनुक्रिया करना भी शुरू कर देता है और वस्तुओं को पहचानना भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसकी जो अवधि है वो विभिन्न देशों में अलग अलग है। जैसे अमेरिका में इसकी अवधि 3 वर्ष तक है, भारत में इसकी अवधि 1.5 या 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक मानी गई है। इस अवस्था में यदि बच्चा गलत कार्य करता है तो उसको दंड भी दिया जाता है और सही कार्य के लिए उसे
पुरस्कार दिया जाता है। बच्चे को अच्छे और बुरे के बारे में यहाँ पर सिखाना शुरू किया जाता है। जो ये अवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, आप ये ध्यान रखना, किसी छोटे बच्चे को लेना, और छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर किशोरावस्था में आएगा, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, इस तरह से प्रत्येक स्टेज पर वो किस तरह से उसका समाजीकरण होता है, क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरी अवस्था जो आएगी वो है मातृरति या इडिपल कॉम्प्लेक्स। मातृरति या इडिपल जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो अवस्था है ये 4 से 12 वर्ष तक की मानी गई है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा लड़के और लड़की के शारीरिक विभिन्नताओं को समझने लगता है और इसमें यौन भावनाएं भी विकसित हो जाती है, परंतु यौन भावना इसमें उस तरह से विकसित नहीं होती जैसी युवा अवस्था में होती है। इस अवस्था को तादात्म्यकरण अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, इसमें जो बच्चे हैं उसमें 2 प्रकार के ओडिप्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाते हैं। ये थोड़ा आप ध्यान से देखना, ओडिप्स कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिप्स कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें पुत्र है वो अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होगा, माँ से प्रेम करेगा, और इलेक्ट्रा में क्या होगा, लड़की है वो अपने पिता से प्रेम करेगी। ओडिप्स कॉम्प्लेक्स में लड़का है वो अपनी माँ से प्रेम करेगा और वो ये चाहता है कि वो माँ है वो सारा प्यार उसे ही दें, और वो पिता के प्रति वो माँ है वो प्रेम पिता से न करें। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में एकदम उल्टा होता है, इसमें लड़की है वो चाहती है पिता है वो उसे ही प्रेम करे, केवल माँ से प्रेम ना करे। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिप्स कॉम्प्लेक्स है, इस अवस्था के कारण बच्चा है वो जो लड़के और लड़की में भेद करना, शारीरिक भेद करना भी सीख जाता है। एक दूसरी बात इसमें जॉनसन ने ये कही थी, तो तादात्म्यकरण का मतलब हो गया तालमेल बैठाना, समझना, मेल मिलाप करना। तो जॉनसन ने कहा है इसमें जो चौथी ये तीसरी स्टेज है, इसमें एडिपल स्तर है या मातृरति भी कह सकते हो या तादात्म्यकरण अवस्था भी इसको कहा जा सकता है। जॉनसन ने कहा है कि जो तादात्म्यकरण है वो 3 भागों में होना चाहिए। पहला ये है कि वह अपने बच्चा है अपने पिता के साथ तादात्म्य स्थापित करे, दूसरा है वो अपने भाई बहनों के साथ तादात्म्य स्थापित करे, और तीसरा है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो तादात्म्य स्थापित करे, मतलब उनके साथ तालमेल स्थापित करे, उनके साथ वो क्रिया करे। और जॉनसन ने आगे ये बात भी कही थी, एक सफल तादात्म्य कब होगा, बच्चे का सफल समाजीकरण कब होगा, अच्छा बालक सामाजिक बालक कैसे बनेगा, यदि उस बालक को लड़की को माँ और लड़के को पिता का पूरा प्यार मिले। जॉनसन ने ये बात कही थी, यदि बच्चे का सही समाजीकरण तब होगा यदि लड़की को माँ का प्रेम मिले और लड़के को पिता का प्रेम मिले। बच्चा जिसे आदर्श मानता है, जिससे लगाव रखता है, उस वो बच्चे को पूरा प्यार करे। और माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। माँ का इस समय माँ बच्चे को प्रेरित करे, बच्चे को अपने पिता को आदर्श मानने के लिए, वो पिता है उसको आदर्श माने और उसी के अनुसार व्यवहार करे। और इस अवस्था में पिता का भी कर्तव्य है कि पिता है वो माँ के प्रति एक सम्मानपूर्वक व्यवहार करे, जिससे बच्चों का समाजीकरण है वो सही तरह से हो। इसके बाद आती है अपनी किशोरावस्था, इसकी उम्र लगभग 13 से 16 वर्ष है। इस पर भी विद्वान सहमत नहीं, कहीं पर इसकी उम्र कम है, कहीं पर ज़्यादा मानी गई है, 18 तक मानी गई है। लेकिन ये जो अवस्था ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या होता है, लड़का या लड़की जो भी है वो पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं। किशोरावस्था में वो चाहते हैं वो अपने निर्णय स्वयं लें और उन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण न हो, विशेषकर यौन क्रियाओं से संबंधित गतिविधियों में। लेकिन उन्हें डर भी रहता है इस अवस्था में कि यदि वो निर्णय लेते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, तो स्वतंत्रता वो पहली बात तो ये कि वो धैर्य के साथ स्वीकार करेंगे। दूसरी बात ये, यदि उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिल गई तो कहीं उनका किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए या फिर वो कोई गलत डिसीजन न ले ले, इन बात का भी उन्हें डर रहता है। तो किशोरावस्था जो है इसको स्टैनली हॉल ने एक तूफान की अवस्था भी कहा था। इसमें बड़ा विचलित हो जाता है बालक। तो इस अवस्था में बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है, दोस्तों के संपर्क में भी वो आता है, स्कूल में टीचर्स के संपर्क में भी आता है, वहाँ पर भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और इसमें जब बच्चा निर्णय लेता है किशोरावस्था में, तो उससे यह आशा भी की जाती है कि जो निर्णय वो ले वो समाज के अनुकूल हो, परिवार की संस्कृति के अनुकूल हो, उस जो सामाजिक नियम है उनका और परंपराएं हैं उनको संरक्षित करने वाले निर्णय हो। इसके बाद जो अवस्था आएगी वो अवस्था आएगी अपनी युवावस्था की अवस्था। युवावस्था है, इसमें इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी जो लोग हैं उनके संपर्क में आता है, स्कूल कॉलेजेस में वो जाता है
और इस अवस्था में वो स्वतंत्रता इस अवस्था में भी बालक चाहता है, और इस अवस्था में भूमिका संघर्ष की स्थिति का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। भी वो किस तरह की भूमिका अदा करे, समाज उनसे क्या चाहता है, इन चीज़ों की उसे पूरी जानकारी नहीं होती है। इसके बाद आती है अपनी प्रौढ़ अवस्था। ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में लड़के और लड़की की शादी हो जाती है। एक लड़का और लड़कियां दोनों एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, एक दूसरे को वो नहीं जानते हैं। लड़की को शादी के पश्चात लड़के के घर में जाना होता है, अपरिचित लोगों के बीच में रहना होता है, उन लोगों के बीच में जिनको पहले उन्होंने न कभी देखा है न कभी जाना है। और इसके साथ साथ नई नई रिश्तेदारी नातेदारी को भी निभाना सीखना पड़ता है। यहाँ पर वो बच्चों का पालन पोषण करना भी सीखते हैं, पारिवारिक जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व निभाना भी सीखते हैं। इसके बाद जो अवस्था है वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था ये अंतिम अवस्था है। इसमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं, जैसे त्वचा का ढीली पड़ जाना, कम सुनाई देना, और व्यक्ति है वो अपने आप को सभी कार्यों से मुक्त कर लेता है, कार्य ग्रहण कर लेता है, और वो अपने पोतों पोतियों के साथ वो खुश रहता है या खुशी महसूस करता है। इसमें अवस्था में व्यक्ति यह जान जाता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ जान लिया है, पूरा उसका समाजीकरण हो चुका है, और यह अवस्था यह समाजीकरण की अंतिम अवस्था है। अब आपके लिए एक दो क्वेश्चन हैं। माता है वो साधक नेता के रूप में किस स्टेज में मानी गई और किसने कहा है? किसने माता को एक साधक नेता के रूप में माना है? एक और क्वेश्चन है, प्राथमिक परिचय का स्तर कौन सा है और इसे प्राथमिक परिचय का स्तर किसने कहा है? और सबसे अधिक विचलन वाली जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? व्यक्ति की शादी है वो कौन सी अवस्था में